हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल गुंजन शर्मा बायोलॉजी फाउंडेशन में। आज का जो हमारा वीडियो है वो रिलेटेड है क्लास 11 साइंस से, जिसमें कि हम बायोलॉजी का 7th चैप्टर स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स डिस्कस करेंगे। और आज का वीडियो इसका पार्ट 3 है। इसके पहले इसके 2 पार्ट चैनल के ऊपर अपलोड किए जा चुके हैं, जिनकी इंफॉर्मेशन आपको स्क्रीन पर दिख रहे आई बटन को क्लिक करने से मिल जाएगी। इस पार्ट 3 में हम जो भी अर्थवर्म की एनाटॉमी है, डाइजेस्टिव सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, उसका एनसीईआरटी एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट के लिए वीडियो के फुल सेशन के साथ जुड़े आप। तो जो हमने पहला वीडियो हमारा सेकंड जो पार्ट था वो जहाँ पर एंड किया, वो जो टॉपिक था वो था मॉर्फोलॉजी ऑफ अर्थवर्म, और इसमें हमने उसके लोकोमोशन के लिए एस शेप जो सीटीज होती हैं उनका जो रोल था उसको देखा था। नेक्स्ट हम देखते हैं एनाटॉमी। तो एनाटॉमी में जैसा कि आपको दिख रहा है, द बॉडी वॉल ऑफ द अर्थवर्म इज कवर्ड एक्सटर्नली बाई अ थिन नॉन सेलुलर क्यूटिकल बिलो विच इज द एपिडर्मिस। सबसे पहले हमारे सामने ये क्वेश्चन है कि व्हाट इज द एनाटॉमी। एनाटॉमी क्या होती है? तो इट इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी इन विच वी स्टडी द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनिज्म। ऐसी ब्रांच जिसमें हम किसी इंटरनल ऑर्गन्स की, इंटरनल स्ट्रक्चर्स की स्टडी करते हैं, वो ब्रांच कहलाती है एनाटॉमी। जब हम अर्थवर्म के इंटरनल स्ट्रक्चर्स की बात कर रहे हैं तो वहाँ पर हमें सबसे पहले ये पॉइंट आउट करना है कि अर्थवर्म की जो एक्सटर्नल कवरिंग है वो कहलाती है क्यूटिकल, बिलो विच इज द एपिडर्मिस, और क्यूटिकल के जस्ट नीचे होती है एपिडर्मिस। 2 मसल लेयर, इसके शरीर में 2 टाइप की मसल्स होती हैं। फर्स्ट जो है उनका शेप होता है सर्कुलर, और दूसरी जो होती हैं उनका शेप होता है लॉन्गिट्यूडिनल। तो जब सर्कुलर जो है, आपको पता है कि मसल्स के 2 फंक्शन होते हैं, कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन। कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन के कारण मसल्स जो है मूवमेंट करती हैं। तो इसमें जब कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होगा तो ये इस तरीके से मूवमेंट होगा लॉन्गिट्यूडिनल, और इसमें सर्कुलर में जो है कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होने के कारण लेफ्ट टू राइट जो होगा इनका मूवमेंट होगा। एंड एन इनर मोस्ट सीलोमिक एपिथेलियम, आपको पता है कि अर्थवर्म जो है वो एनेलिडा का एनिमल है। एनेलिडा एक फाइलम है जिसको हमने 4th चैप्टर में डिस्कस किया था आपके साथ में। एनेलिडा का मतलब होता है एनियोल्स। एनियोल का मतलब राउंड स्ट्रक्चर। अगर हम इसका टीएस लें तो टीएस में हमें इसकी बॉडी में, जो अर्थवर्म है उसकी बॉडी के अंदर राउंड स्ट्रक्चर इस तरीके से दिखाई देंगे, एनियोल्स दिखाई देंगे। और ये जो एनियोल्स होते हैं इन्हीं के प्रेजेंस के कारण इसका नाम हो गया एनेलिडा। तो एनेलिडा के अंदर जो है सीलोम कैविटी भी पाई जाती है। व्हाट इज द सीलोम? इट इज द कैविटी विच इज प्रेजेंट बिटवीन द बॉडी वॉल एंड एलिमेंट्री कैनाल। बॉडी वॉल और एलिमेंट्री कैनाल के बीच में जो स्पेस होगा उसको हम कहेंगे सीलोम, और जिन एनिमल्स में सीलोम प्रेजेंट होगी उनको हम कहेंगे सीलोमेट। तो जो ये एनेलिडा, ये अर्थवर्म्स होते हैं, ये सीलोमेट होते हैं बिकॉज द प्रेजेंस ऑफ द स्पेशल टाइप ऑफ द सीलोम। द एपिडर्मिस इज मेड अप ऑफ अ सिंगल लेयर ऑफ कॉलुमनर एपिथेलियम। इसकी जो एपिथेलियम होती है वो कॉलुमनर एपिथेलियम की बनी हुई होती है। कॉलुमनर एपिथेलियम को इसी चैप्टर में हमने डिटेल में देखा है कि इस एपिथेलियम के अंदर जो सेल्स होंगी वो कॉलुमनर शेप की होंगी, विच कंटेन सिक्रेटरी ग्लैंड्स। इनके बॉडी के अंदर सिक्रेटरी ग्लैंड्स होंगी जो वेरियस टाइप के सिक्रेशंस को फ्लो करवाएंगी। सबसे पहले हम इसके डाइजेस्टिव सिस्टम के ऊपर आते हैं कि इनका डाइजेस्टिव सिस्टम होता है वो किसका बना हुआ होता है। तो जो एलिमेंट्री कैनाल इज अ स्ट्रेट ट्यूब एंड रन्स बिटवीन फर्स्ट टू लास्ट सेगमेंट ऑफ द बॉडी। हमने पहले ही डिस्कशन किया था कि जो अर्थवर्म है उसकी बॉडी में 100 से लेके 120 या 100 से लेके 120 तक सेगमेंट्स पाए जाते हैं। तो इसकी जो एलिमेंट्री कैनाल है वो इसके फर्स्ट से लेके लास्ट सेगमेंट तक रन करेगी। ए टर्मिनल माउथ ओपन इनटू बक्कल कैविटी 1 to 3 सेगमेंट। अब जितने भी कंपटीशन एग्जाम्स होते हैं उनमें उनके सेगमेंट पूछे जाते हैं अर्थवर्म के कि पर्टिकुलर कौन सा ऑर्गन कौन सा सेगमेंट में है। तो जहाँ पर जैसे इसमें यहाँ दिखा रखा है कि इसकी जो बक्कल कैविटी होती है, यानी माउथ की जो कैविटी है वो 1 से लेके 3 सेगमेंट्स में है। तो आपको यहाँ पर याद करना है कि इसका माउथ कितने सेगमेंट में होता है अर्थवर्म का, वो होता है 1 to 3 सेगमेंट में, विच लीड्स इनटू मस्कुलर फेरिंग्स।
और जैसे कि ह्यूमन बींग्स में बक्कल कैविटी फेरिंग्स में जो है फॉरवर्ड होती है या उसमें प्रोसीड करती है, यहाँ पर भी जो माउथ होगा वो मस्कुलर फेरिंग्स में ही प्रोसीड करेगा। A small narrow tube oesophagus which is present in the 5th to 7th segment continue into the muscular gizzard which is present into 8 to 9 segment। तो आप इनके लिए सेपरेटली एक नोट्स बना सकते हैं अपने इस पेज पे और सेगमेंट वाइज इनके ऑर्गन्स को मेंशन कर सकते हैं कि बक्कल कैविटी प्रेजेंट इन द 1 to 3 segment, oesophagus present into 5 to 7 segments, and finally gizzard present between the 8 to 9 segments. It help in grinding the soil particle and develop decaying leaves. गिजार्ड जो है उसका फंक्शन क्या होगा, तो जो गिजार्ड होती हैं ये क्या करती हैं, ग्राइंडिंग करती है, पीसती हैं सॉइल पार्टिकल्स को और जो डिकेइंग लीव्स होती हैं उनको। द स्टोमक एक्सटेंड फ्रॉम 9 to 14 सेगमेंट, 9 से 14 सेगमेंट्स की बात करें तो उसमें इसका स्टोमक होगा। द फूड ऑफ द अर्थवर्म इज डिकेइंग लीव एंड ऑर्गेनिक मैटर। अगर पर्टिकुलर इसके फूड की बात की जाए कि अर्थवर्म जो है वो किस चीज को खाता है, तो वो खाता है डिकेइंग लीव्स और ऑर्गेनिक मैटर को, विच मिक्स विद इन द सॉइल। कैल्सीफेरस ग्लैंड मोस्ट इंपॉर्टेंट कीजिएगा, यहाँ से क्वेश्चन आता है कि कैल्सीफेरस ग्लैंड्स कहाँ पर होती हैं, तो वो होती हैं अर्थवर्म में। कैल्सीफेरस ग्लैंड प्रेजेंट इन द स्टोमक न्यूट्रलाइज द ह्यूमिक एसिड प्रेजेंट इन ह्यूमस। अर्थवर्म का जो फूड है वो सॉइल है, सॉइल में प्रेजेंट होता है ह्यूमस और ह्यूमस में पाया जाता है ह्यूमिक एसिड। Being the acidic nature, it is essential that we neutralize या earthworm neutralize this humic acid। तो earthworm जो है इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए हेल्प लेगा कैल्सीफेरस ग्लैंड्स की। इंटेस्टाइन स्टार्ट फ्रॉम 15th सेगमेंट, जो इंटेस्टाइन है वो स्टार्ट होगी 15 सेगमेंट से, जो इसका 15 सेगमेंट आपको दिखाई दे रहा है वहां से, एंड कंटिन्यू टिल द लास्ट सेगमेंट, और फाइनली लास्ट सेगमेंट तक ये इसमें रन करेगी। अ पेयर ऑफ शॉर्ट एंड कॉनिकल इंटेस्टिनल सी की प्रोजेक्ट्स फ्रॉम द इंटेस्टाइन ऑन द 26th सेगमेंट। जैसे कि आपको डायग्राम दिख रहा है यहाँ पर, ये रहा इंटेस्टिनल सीकम। ये 26th सेगमेंट तक हम बात करें तो इसके अंदर जो है सीकी प्रेजेंट होते हैं और इनका जो शेप होता है वो कॉनिकल होता है। द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ द इंटेस्टाइन आफ्टर 26th सेगमेंट एक्सेप्ट द लास्ट 23rd to 25th सेगमेंट इज द प्रेजेंस ऑफ इंटरनल मीडियन फोल्ड ऑफ द डोर्सल वॉल का ट्रिफ्लोसोल। और फिर इसका जो एक इम्पॉर्टेंट स्ट्रक्चर है, जो इसकी इम्पॉर्टेंट एक हम बात करें, वो है टिफ्लोसोल का पाया जाना। ये टिफ्लोसोल जो होता है, ये टिफ्लोसोल है क्या और कहाँ होता है, तो इसका जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है वो है टिफ्लोसोल का पाया जाना। और ये 26 से लेकर लास्ट तक सिर्फ और सिर्फ किसको छोड़ के, 23rd और 5th सेगमेंट्स को छोड़ के जो इसकी प्रेजेंस होती है वो मीडियन फोल्ड के फॉर्म में होता है। ये आपको फोल्ड के फॉर्म में यहाँ पर दिखाई दे रहा है और इसका पाया जाना इसका एक स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक होता है। दिस इंक्रीज द अफेक्टिव एरिया ऑफ एब्जॉर्प्शन। अब आपसे ये पूछा जा सकता है कि व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द टिफ्लोसोल, तो टिफ्लोसोल का फंक्शन है इफेक्टिव एरिया को इंक्रीज करना, एब्जॉर्प्शन का जो इफेक्टिव एरिया है उसको इंक्रीज करना। बॉडी सरफेस को जो एब्जॉर्प्शन कर रही है उसको इंक्रीज करने के लिए इनमें टिफ्लोसोल पाए जाते हैं। द एलिमेंट्री कैनाल ओपन इनटू द एक्सटीरियर बाय अ स्मॉल राउंडेड अपर्चर कॉल्ड एनस। ये जो है एलिमेंट्री कैनाल एनवायरमेंट में खुलेगी बॉडी के बाहर एनस के थ्रू। द ingested organic rich soil passes through the digestive tract where digestive enzyme break down complex food into smaller absorbable units। ये हमें पहले पता है कि डाइजेशन क्या होता है। डाइजेशन में जो एंजाइम्स होते हैं वो कॉम्प्लेक्स पार्टिकल्स को कन्वर्ट कर देते हैं सिंपल एब्जॉर्बेबल या एब्जॉर्ब पार्टिकल्स में, और ये जो एब्जॉर्ब पार्टिकल्स होते हैं उनको यूटिलाइज कर लिया जाता है बॉडी के थ्रू। तो ये सारा है डाइजेशन। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि हमने क्या क्या देखा। हमने सबसे पहले माउथ को देखा, तो माउथ की जो प्रेजेंस होती है वो माउथ की प्रेजेंस होती है 1 to 3 सेगमेंट। उसके बाद में हम फेरिंग्स पे आते हैं। फेरिंग्स ओपन होती है ओसोफेगस में। ओसोफेगस की लोकेशन है 5th सेगमेंट, 5 से लेकर 2nd सेगमेंट में। आफ्टर दैट ओसोफेगस ओपन इनटू गिजार्ड बाय द हेल्प ऑफ विच सॉइल पार्टिकल एंड डिकेइंग लीव्स आर ग्राइंड एंड गिजार्ड situated into the 8 to 9 segment. After that 9 to 14 segment, 9 से लेके 14 segment present the stomach. Stomach has calciferous glands which neutralize the humic acid। ये humic acid को न्यूट्रलाइज कर देती है। और 15 सेगमेंट के बाद में जो चलता है वो चलता है इंटेस्टाइन वाला पोर्शन। और इंटेस्टाइन का पोर्शन जब चलता है तो उसमें क्या होता है कि 26th सेगमेंट तक तो होता है टिफ्लोसोल। तो टिफ्लोसोल के ऊपर वाला एरिया कहलाएगा प्री ट्रिफ्लोसोलर, टिफ्लोसोल का एरिया कहलाएगा टिफ्लोसोलर, और यहाँ पर ही हो जाएगा पोस्ट टिफ्लोसोलर।
इसके 26 सेगमेंट्स में होते हैं सीकी, जो कि कॉनिकल होते हैं, और उसके बाद में टिफ्लोसोल का पाया जाना। 23 और 25 को छोड़कर सब जगह टिफ्लोसोल पाए जाएंगे। फोल्ड्स पाए जाएंगे, मीडियन फोल्ड, उनका पाया जाना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। बॉडी जो बाहर ओपन होती है वो एनएस के थ्रू होती है। ये सब हमने चीजें इसमें पढ़ी। नेक्स्ट, फेरेटिमा एग्जिबिट अ क्लोज्ड टाइप ऑफ ब्लड वेस्कुलर सिस्टम। हमने इसका जो था डाइजेस्टिव सिस्टम देखा, अब हम इसके सर्कुलेटरी सिस्टम पे आते हैं। सर्कुलेटरी सिस्टम जो होता है इसका क्लोज टाइप का होता है। मेन इसकी बॉडी में आर्टरीज वेन्स प्रेजेंट होती हैं, और जो ब्लड होता है वो आर्टरीज और वेन्स में फ्लो करता है। कंसिस्टिंग ऑफ ब्लड वेसल, कैपिलरी एंड हार्ट। और इसकी अगर हम बात करें कि इसके अंदर कौन से स्ट्रक्चर होते हैं, तो उसके अंदर जो है सबसे पहले होगा ब्लड वेसल्स और हार्ट। ड्यू टू क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम, ब्लड इज कन्फर्म टू द हार्ट एंड ब्लड वेसल। चूंकि इसमें क्लोज टाइप का सिस्टम है, इसलिए इनका जो ब्लड होगा वो हार्ट और ब्लड वेसल्स के बीच में ही रहेगा। कंट्रैक्शन कीप ब्लड सर्कुलेशन वन डायरेक्शन, और इनके कारण जो है ब्लड वन डायरेक्शन में ही मूव करेगा। स्मॉल ब्लड वेसल सप्लाई द गट, नर्व कॉर्ड एंड बॉडी वॉल। छोटी छोटी जो ब्लड वेसल्स होती हैं वो ब्लड को सप्लाई करती हैं गट यानी एलिमेंट्री कैनाल में, नर्व कॉर्ड में और ब्लड वॉल, बॉडी वॉल में। ब्लड ग्लैंड आर प्रेजेंट ऑन द 4, 5 एंड 6 सेगमेंट। इसकी जो ब्लड ग्लैंड होती हैं जिसमें ब्लड का फॉर्मेशन होगा वो 4, 5 और 6 सेगमेंट में होंगी। दे प्रोड्यूस ब्लड सेल एंड हीमोग्लोबिन। इनका कार्य है ब्लड सेल्स को बनाना, जैसे कि आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स को। नेक्स्ट उसके बाद में जो है प्लाज्मा भी इसी में बनाई जाएगी। ब्लड सेल्स आर फैगोसाइटस। ये जो सारी सेल्स होंगी ये नेचर में कैसी होंगी, फैगोसाइटिक। फैगोसाइटिक का मतलब बाहर से अगर कोई मतलब पैथोजन एंटर करेगा बॉडी में, तो ये उसको जो है डीएक्टिवेट करने का वर्क करेंगी। अर्थवर्म लेक स्पेशल ब्रीथिंग डिवाइसेस। अब आपसे ये पूछा जाए कि अर्थवर्म में रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है या नहीं होता, तो रेस्पिरेटरी जो सिस्टम है अर्थवर्म के अंदर एब्सेंट होता है, यानी इनमें नहीं होता। तो एक्सचेंज कैसे होगा गैसेस का, ये होता है मॉइस्ट बॉडी सरफेस के थ्रू। जो इसकी बॉडी होती है मॉइस्ट, उसी के थ्रू इनके अंदर रेस्पिरेशन की प्रोसेस हो जाती है। नेक्स्ट हम यहाँ पे क्लोज जो सर्कुलेटरी सिस्टम है उसको थोड़ा डिटेल में देखते हैं। ये देखिए डॉर्सल वेसल है जो इसके डॉर्सल सरफेस पे चल रही है रेड कलर की। उसके बाद में लेटरल ब्रांचेस हैं, ये साइड में इसकी ब्रांचेस हैं जो ब्लड को ट्रांसपोर्ट कर रही हैं साइड में। लेटरल ऊसोफेगियल हर्ट है जिसके कारण ब्लड को पंप किया जा रहा है। कॉमर्शियल वेसल्स हैं जो जोड़ रही हैं इन चीज़ों को आपस में। सब न्यूरल वेसल है जो ब्रेन में जाएंगी। एंटेरियर ये लूप्स हैं कॉइल फॉर्म में। वेंट्रल वेसल है जो कि नीचे की तरफ प्रेजेंट है, और ये ऊसोफेजियल वेसल है जो नीचे की तरफ प्रेजेंट है। इस तरीके से पूरे बॉडी में आपको क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम का डायग्राम दिखाया गया है। दिस एक्सक्रीटरी ऑर्गन। अब हम आते हैं एक्सक्रीशन के ऊपर कि जो अर्थवर्म है उसमें एक्सक्रीशन किस प्रकार का होता है। तो ये जो एक्सक्रीटरी ऑर्गन है ये इसके सेगमेंट्स में प्रेजेंट होते हैं, कॉइल्ड ट्यूब जैसे होते हैं, और उनका नाम होता है नेफ्रिडिया। यानी अर्थवर्म के एक्सक्रीटरी ऑर्गन क्या कहलाते हैं, नेफ्रिडिया कहलाते हैं। दे आर ऑफ 3 टाइप। ये 3 प्रकार के होते हैं। अगर इनके नाम की बात की जाए तो पहला नाम है सेप्टल नेफ्रिडिया, दूसरा है सेप्टल नेफ्रिडिया के बाद में जो आएंगे इंटेगुमेंट्री, और इंटेगुमेंट्री के बाद में जो नेक्स्ट आएंगे वो। तो सबसे पहले हम सेप्टल नेफ्रिडिया की बात करते हैं कि सेप्टल नेफ्रिडिया क्या होते हैं। तो सेप्टल नेफ्रिडिया में हम देखेंगे कि दीज बोथ ऑन द साइड्स ऑफ इंटरसेगमेंटल सेप्टा। इंटरसेगमेंटल सेप्टा कैसे, इस तरीके से ये दो मतलब इंटरसेप्टा हैं, ये सेगमेंट्स हैं, तो इनके बीच में कहीं ना कहीं ये आपको जो दिखेंगे इनके एक्सक्रीटरी ऑर्गन दिखेंगे। तो ऐसे लोकेशन पे अगर एक्सक्रीटरी ऑर्गन दिखते हैं तो वो नेफ्रिडिया कहलाते हैं, सेप्टल नेफ्रिडिया। ये होते कहाँ पर हैं, 15 से लेके लास्ट जो सेगमेंट है वहां तक ये सेप्टल नेफ्रिडिया होते हैं, 15 से लेके लास्ट तक। नेक्स्ट है इंटेगुमेंट्री। तो इंटेगुमेंट्री में क्या होगा, इंटेगुमेंट्री नेफ्रिडिया अटैच टू द लाइनिंग ऑफ द बॉडी वॉल ऑफ सेगमेंट 3 टू द लास्ट। तीसरे सेगमेंट से लास्ट तक ये आपको डॉटेड जो दिखा रखे हैं ये इंटेगुमेंट्री जो है नेफ्रिडिया है जो इसके बॉडी वॉल में प्रेजेंट होते हैं सेगमेंट 3 से लेके लास्ट तक। और थर्ड जो आ गए वो आ गए फेरिंजियल जो नेफ्रिडिया। तो फेरिंजियल जो नेफ्रिडिया हैं वो होंगे इसकी फेरिंग्स में, और इसकी फेरिंग्स होती है 4, 5 और 6 में। तो जहाँ फेरिंग्स का लोकेशन है वहीं पे इसके फेरिंजियल नेफ्रिडिया होंगे। तो इस तरीके से नेफ्रिडिया 3 टाइप के हो गए, फेरिंजियल नेफ्रिडिया, इंटेगुमेंट्री नेफ्रिडिया, और फर्स्ट जो थे वो थे इसके जो थे मतलब सेप्टल नेफ्रिडिया जो सेप्टा पे प्रेजेंट होते हैं। These different type of nephridia are basically similar in structure.
अगर इनके स्ट्रक्चर की बात की जाए तो सभी सेम होते हैं और ये क्या करते हैं, बॉडी फ्लूइड के वॉल्यूम को कंट्रोल करते हैं। जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट होता है उनको बाहर निकालने का वर्क करते हैं और इजीली मतलब जो है मतलब एक्सक्रीटरी वॉल्यूम को कंट्रोल करेंगे, एक्सक्रीटरी वेस्ट को बाहर निकालेंगे। तो इस तरीके का फंक्शन के थ्रू किया जाता है। द नेफ्रेडिन स्टार्ट आउट ऑफ अ फनल दैट कलेक्ट एक्सेस फ्लूइड फ्रॉम द सीलोमिक चैम्बर। इनका शेप देखा जाए तो फनल शेप होगा। सीलोम से ये सारा वेस्ट कलेक्ट करेंगे और कलेक्ट करके उसको क्या करेंगे, नेफ्रेडियम के थ्रू बाहर की तरफ उसको पोर कर दिया जाएगा, बाहर की तरफ उसको निकाल दिया जाएगा। नर्वस सिस्टम की बात करें अगर हम कि नर्वस सिस्टम कैसा होगा इसका, या थिंकिंग जो इसका पोर्शन है वो कैसा होगा, तो ये गैंग्लियास के थ्रू रिप्रेजेंट किया जाएगा। नर्वस सिस्टम की ब्रांच होती है न्यूरॉन, और न्यूरॉन से छोटी जो मतलब एक तरीके की ब्रांचेस होती हैं वो कहलाती हैं गैंग्लियन। तो अर्थवॉर्म के अंदर सिर्फ और सिर्फ गैंग्लियन प्रेजेंट होंगी और ये जो गैंग्लियन है ये आपस में मिलकर नर्व कॉर्ड बनाएंगी। नर्व कॉर्ड जो है वो होगा 3 से लेके 4 सेगमेंट्स तक, और 4 सेगमेंट तक जाते जाते ये बाइफर्केट होगा, 2 भागों में बंट जाएगा और 2 भागों में बंटकर लेटरल कंडीशन से एनसर्कल करेगा फेरिंग्स को और वहां पर आकर सेरेब्रल गैंग्लिया के रूप में जुड़ जाएगा और फाइनली एक नर्व रिंग का निर्माण कर देगा। वापस से हम देखते हैं इसको क्या होगा इसमें कि जो इसकी गैंग्लियाज हैं, गैंग्लियाज जो हैं वो 3 से लेकर 4 जो सेगमेंट्स वहां तक कंटिन्यू रन करेंगी। उसके बाद में बाइफर्केट यानी 2 भागों में बटेंगी। 2 भागों में बटकर लेटरल कंडीशन से आती हुई साइड से आती हुई फेरिंग्स को मतलब एक तरीके से सर्कल कर लेगी और फेरिंग्स को सर्कल करके जो है वो बनाएगी नर्व रिंग। द सेरेब्रल गैंग्लिया अलॉन्ग विद अदर नर्व इन द रिंग इंटीग्रेट सेंसरी इनपुट, और इन सबका काम एक ही होता है, वो होता है सेंसेस को कैच करना और पूरी की पूरी बॉडी से कम्युनिकेट करना। नेक्स्ट उसके बाद में हम आते हैं इसके सेंसरी सिस्टम पे। इसकी जो सेंसरी सिस्टम है उसमें आईज नहीं होती, बट उसमें लाइट और टच के लिए सेंसिटिव ऑर्गन्स होते हैं जिनको कि हम कहेंगे रेसेप्टर सेल्स कहेंगे। रेसेप्टर सेल्स की बात की जाए तो ये रेसेप्टर सेल्स क्या करती हैं, लाइट इंटेंसिटीज को पता लगा लेती हैं, वाइब्रेशंस का पता लगा लेती हैं, जो कि मतलब वाइब्रेशंस कहाँ पर होते हैं, अंडरग्राउंड वाइब्रेशंस होते हैं उनका। वर्म हैव स्पेशलाइज्ड कीमो रिसेप्टर, इनकी बॉडी में वेरियस टाइप के केमिकल्स को रिसीव करने के लिए भी रेसेप्टर होते हैं जिनको कि हम टेस्ट रिसेप्टर भी कहते हैं, विच रिएक्ट टू केमिकल स्टिमुली। और अर्थवर्म जब आप उसको कोई केमिकल प्रोवाइड करवाओगे तो उसके प्रति वो है जो रेस्पॉन्स शो करेगा। These sense organs are located on anterior part of the worm, और याद रखिए कि ये जो सारे सेंस ऑर्गन हैं ये वर्म के एंटीरियर यानी कि अगले वाले हिस्से में प्रेजेंट होंगे। अर्थवर्म इज हर्माफ्रोडाइट। अगर हम अर्थवर्म की बात करें तो अर्थवर्म जो होता है वो हार्मोफ्रोडाइट होता है। हार्मोफ्रोडाइट का मतलब होता है कि उसमें दोनों सेक्स प्रेजेंट होंगे, वो बाइसेक्सुअल होगा, मेल भी उसी में होगा, फीमेल भी उसी में होगी, टेस्टिस भी उसी एक बॉडी में प्रेजेंट होंगे और जो ओवरीज हैं वो भी एक बॉडी में ही प्रेजेंट होंगी। नेक्स्ट उसके बाद में देयर आर 2 पेयर ऑफ टेस्टिस प्रेजेंट इन द 10th एंड 11th सेगमेंट। तो ये जो 10th और ये 11th सेगमेंट आपको दिखा रखे हैं यहाँ पर इसके जो हैं 2 पेयर टेस्टिस प्रेजेंट होंगे अर्थवर्म के। नेक्स्ट उसके बाद में जो आता है वासा डिफरेंशिया। तो वासा डिफरेंशिया आपने 10th क्लास में पढ़ी है, ये निकलेगी टेस्टिस से और 18 सेगमेंट तक जाकर रन करती हुई ये ज्वाइन हो जाएगी प्रोस्टेटिक डक्ट के साथ। 2 पेयर ऑफ असेसरी ग्लैंड्स आर प्रेजेंट, 1 पेयर इन ईच 17 एंड 19। इसके अंदर जो असेसरी डक्ट्स होती हैं वो भी 2 पेयर होती हैं, वो प्रेजेंट होती हैं 17 और 19 सेगमेंट में। कॉमन प्रोस्टेट एंड स्पर्मेटिक डक्ट जिसको दोनों को मिलाकर हम कहेंगे वास डिफरेंशिया, वो एक्सटीरियर जो है बाहर की तरफ ओपन होगी मेल जेनाइटल पोर के द्वारा, और ये मेल जेनाइटल पोर जो होता है वो 18 सेगमेंट में होता है। 4 पेयर ऑफ स्पर्माथिकी, ये जो आपको स्पर्माथिकी दिख रहे हैं 1 2 3 4 पेयर, ये 4 पेयर जो प्रेजेंट होते हैं वो लेके 6 से 9 जो सेगमेंट हैं वहाँ प्रेजेंट होते हैं। सेगमेंट्स आपको याद करना बहुत ज़रूरी है कि कौन सा ऑर्गन कौन से सेगमेंट में प्रेजेंट होता है। दे रिसीव एंड स्टोर स्पर्मेटोजोआ, इनका काम है स्पर्मेटोजोआ को रिसीव करना, स्टोर करना और फाइनली कॉपुलेशन की प्रोसेस में हेल्प करना। कॉपुलेशन का मतलब होता है फिजिकल मीटिंग। 1 पेयर ऑफ ओवरी इज अटैच। अब हम ओवरीज की बात करते हैं कि ओवरी कहाँ पर अटैच होती है, तो ओवरी की लोकेशन ये आपको दिखा रखी है 14 सेगमेंट के बीच में। तो जो इसकी ओवरीज होंगी वो प्रेजेंट होंगी 14 में। दे रिसीव 14 की बात की अगर हम बात करें तो ओवरीज इज अटैच एट द इंटरसेगमेंटल सेप्टम ऑफ 12 एंड 13 सेगमेंट। ओवेरियन फनल आर प्रेजेंट इन द 2 ओवरीज विच कंटिन्यू इनटू ओविडक्ट, ये ओविडक्ट में कंटिन्यू करेंगी जिसको कि आप मतलब फेलोपियन ट्यूब भी कह सकते हैं, और ज्वाइन होकर एक फीमेल जेनाइटल पोर बना देंगी 14th सेगमेंट पे।
ए म्यूचुअल एक्सचेंज ऑफ स्पर्म अकर बिटवीन टू वर्म, जब मेटिंग होगी इनके दौरान तो दो वर्म एक दूसरे के जकस्टा पोजीशन में आ जाएंगे, क्योंकि ये इसका एंटीरियर है और ये इसका एंटीरियर, ये पार्ट इसका पोस्टेरियर है और ये पार्ट इसका पोस्टेरियर। इस तरीके से एंटागोनिस्टिक एक दूसरे के आ जाएंगे और ये पोजीशन कहलाती है जकस्टा पोजिंग। तो एक वर्म इसके अंदर जो है स्पर्म का ट्रांसफ़र कर देगा और दूसरा वाला इसमें स्पर्म का ट्रांसफ़र कर देगा। इस तरीके से इन दोनों के बीच में जो है मैटिंग की प्रोसेस पॉसिबल हो जाएगी। और जो स्पर्म्स जो हैं पैकेट्स के फॉर्म में जो ट्रांसफर किए जाएंगे उनको कहेंगे स्पर्मेटाफोर। म्यूचुअल स्पर्म एंड एग सेल न्यूट्रिटिव फ्लूइड आर डिपोजिट इन कोकून, और फाइनली इन दोनों चीज़ों को जमा कर दिया जाएगा कोकून्स में। और ये जो कोकून्स हैं ये क्लाइटेलम के थ्रू सिक्रेट किया जाता है। क्लाइटेलम जो है वो होती है 14, 15 और 16 सेगमेंट्स में, जो हमने पहले ही पढ़ लिए थे। उसके बाद में हम जो क्लाइटेलम की बात कर रहे हैं तो फर्टिलाइजेशन और डेवलपमेंट की बात करें तो वो कोकून के अंदर होगा, और जो सारे के सारे कोकून हैं उनको सॉइल में डिपॉजिट कर दिया जाएगा। एग्स जो होंगे जो कि फर्टिलाइज कंडीशन में आ चुके हैं वो क्या करेंगे, कोकून के अंदर ही फर्टिलाइज होंगे और फाइनली वर्म के थ्रू जो सॉइल है उसमें डिपॉजिट कर दिए जाएंगे। हर कोकून के अंदर क्या होता है, एम्ब्रियो प्रेजेंट होता है, और 3 वीक के बाद में लगभग हर कोकून से 2 से लेके 20 तक के बेबी वर्म्स बाहर निकलते हैं। डेवलपमेंट की बात की जाए तो ये डायरेक्ट होता है, क्योंकि इसमें कोई भी लार्वा कंडीशन नहीं पाई जाती। जो एम्ब्रियो है वो डायरेक्टली एडल्ट अर्थवर्म में कन्वर्ट हो जाता है। अर्थवर्म्स को हम क्या कह सकते हैं, अर्थवर्म्स को हम फार्मर का फ्रेंड भी कह सकते हैं, क्योंकि ये क्या करते हैं, सॉइल के अंदर बरोज यानी बिल बनाते हैं, इसको पोरस कर देते हैं, छेद बना देते हैं, ताकि एयर जो है मिट्टी में इजीली चली जाए और प्लांट्स की जो रूट है वो इजीली रेस्पिरेशन कर पाएँ और आसानी से ज़मीन को पेनिट्रेट कर पाएँ। द प्रोसेस ऑफ इंक्रीजिंग फर्टिलिटी बाय सॉइल, जहाँ अर्थवर्म होता है वहाँ सॉइल की फर्टिलिटी इंक्रीज हो जाती है, क्योंकि वो वर्मी कंपोस्ट जो मैन्योर है उस मैन्योर को बनाने में अपनी हेल्प करता है। दे आर आल्सो यूज एज बैट इन गेम फिशिंग, मछलियों को पकड़ने के लिए बैट यानी कि जो हम एक तरीके से लालच उसको देते हैं फिशेस को, उसके तौर पर भी ये फिश गेमिंग में यूज में लिए जाते हैं। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक स्टार्ट होगा वो कॉकरोच से होगा। कॉकरोच की एनाटॉमी मॉर्फोलॉजी हम उसमें डिस्कस करेंगे। आई होप आज का जो वीडियो था उसकी वजह से अर्थवर्म से रिलेटेड कई सारे कंसेप्ट आपके क्लियर हुए होंगे, वीडियो आपको आसानी से समझ में आया होगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सबके साथ में शेयर करें ताकि सभी को इसका बेनिफिट मिले। और अपने वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में लिखकर बताना ना भूलें, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो से जुड़ें। नेक्स्ट वीडियो आने तक हैव अ नाइस डे।